हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ दीक्षांत आईएएस के खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे। चैप्टर स्टार्ट करें। आज बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब जो है सारी चीजें हमें बहुत इजी और इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं और सारी चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत जल्दी फटाफट से कवर करने वाले हैं। चलो भाई, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, यानी कि जो हमारे क्या हैं, जो हमारे दोस्त भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं और शत्रु होने का भी काम करते हैं। क्यों है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे, जानेंगे आज की क्लास में। आ जाओ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले किसकी बात होगी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रो शब्द का मतलब ही है भाई बहुत छोटा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो हैं जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, है ना, जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उनको माइक्रोब्स भी कहते हैं, हिंदी में उन्हीं को सूक्ष्म जीव भी कहा जाता है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हैं? तो बेसिकली आपको 3-4 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों के बारे पढ़ना होगा। उसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे किसके बारे? बैक्टीरिया के बारे, यानी कि जीवाणु के बारे। पीछे आपको फोटो दिख रही होगी अलग अलग शेप के बैक्टीरिया की, ठीक है, अलग अलग शेप के किसकी? बैक्टीरिया की। तो सबसे पहले कभी भी आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव सुनते हैं तो सबसे पहले आपको यही नाम याद आता है। नहीं आता है तो यही आना चाहिए कि उसका मतलब क्या है? जीवाणु। इनफैक्ट कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, संख्या में सबसे ज्यादा जो सूक्ष्म जीव हैं वो कौन से हैं? तो वो हैं आपके बैक्टीरिया। सबसे ज्यादा संख्या में कौन से हैं? तो वो हैं आपके बैक्टीरिया। आपको हर जगह बैक्टीरिया मिलते हैं, ठीक है। मैं हमेशा अपनी क्लासेस में यही बताती हूँ कि बैक्टीरिया लड़कों की तरह है। जैसे लड़कियों के बहुत क्या होते हैं भाई, नखरे होते हैं ना, कि नहीं भाई हम तो साफ सुथरी जगह पर रहेंगे, हमें भाई बाथरूम बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए, रूम में भले भाई एसी हो, है ना, हमें तो भाई सब कुछ ऐसा चाहिए। लड़कों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। लड़के कहीं भी रह जाएंगे, बस 5-6 लड़के एक रूम में बस मस्ती से रह जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो बैक्टीरिया भी लड़कों की तरह हर जगह पाए जाते हैं और कैसे भी रह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से हैं? वो हैं भाई बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। यहाँ पे आपको अलग अलग शेप के बैक्टीरिया दिख रहे हैं। ये स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है, ठीक है। ये रॉड शेप का बैक्टीरिया है, रॉड, है ना, इस शेप का है, रॉड शेप का बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया कैसा है? स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है, ठीक है। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं। ये क्या है? बैक्टीरिया के बाद कुछ एल्गी भी होते हैं। बैक्टीरिया के बाद कुछ एल्गी यानी कि कुछ शैवाल भी होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हैं, वो कुछ एल्गी भी होते हैं, कुछ शैवाल भी होते हैं, जैसे कि क्लमाइडोमोनस, स्पाइरोगायरा, ठीक है। ये क्या है? ये कुछ यूनिसेल्युलर, कुछ एक कोशिकीय शैवाल हैं जो किसके कैटेगरी में आते हैं? जो आते हैं आपके एल्गी की कैटेगरी में। और ये हैं क्या? ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे चले अब आ जाओ, ये क्या है भाई? ये हैं आपके प्रोटोजोआ। ये क्या है भाई? प्रोटोजोआ। आपने एक बीमारी सुनी क्या होगी? सबको पता है इस बीमारी के बारे, मलेरिया के बारे पता है ना? मलेरिया किसको कहते हैं? मलेरिया फैलाने वाले मच्छर हैं, ठीक है। मलेरिया जो है वो फैलाते मच्छर है। मलेरिया होता किसके वजह से है? तो मलेरिया होता है इस सूक्ष्म जीव के वजह से, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ इस पूरे समूह का नाम है। उस खास सूक्ष्म जीव का नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। पूरे समूह का नाम प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ के एक खास का नाम क्या है? एक खास का नाम है
प्लाज्मोडियम, और यही क्या करता है, यही मलेरिया का कारण बनता है। मलेरिया फैलाती फीमेल एनोफिलीज है। यस, फैलाती फीमेल एनोफिलीज है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनु एंड महिमा। फैलाती वो हैं, करने की वजह उसका रोगजनक क्या है, रोगजनक क्या है, रोगवाहक क्या है, ये भी समझेंगे आज की क्लास में। तो सबका रोगजनक क्या है भाई, रोगजनक उसका प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ये क्या है भाई, अमीबा है ना। अमीबा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो एक कोशिकीय है और अपना आकार, अपना शेप बदलता रहता है ना, अपना आकार, अपना शेप बदलता रहता है। तो ये अमीबा जो है ना, ये अमीबा जो है ये आपको पेट की दिक्कत करता है। ठीक है, पेट की दिक्कत करता है, जिसको डिसेंट्री कहते हैं। शब्द को क्या कहते हैं भाई, डिसेंट्री। अब यहां पे सुनिए, एक पते की बात बताती हूं। आप लोगों ने दो शब्द सुने होंगे, शायद सबने ही सुन रखा होगा, दो वर्ड्स के बारे। पहला शब्द है डायरिया और दूसरा शब्द है डिसेंट्री। पहला वर्ड है डायरिया और दूसरा वर्ड है डिसेंट्री। दोनों क्या सेम है, दोनों में एक चीज बिल्कुल सेम है। ठीक है, दोनों में एक चीज बिल्कुल सेम है, क्या कि दोनों में जो है भाई आपका पेट खराब हो जाता है, आपको लूज मोशंस होते हैं। डायरिया हो डिसेंट्री हो, दोनों में आपको लूज मोशंस होते हैं। डिसेंट्री की एक खास बात क्या है कि डिसेंट्री में मल के साथ ब्लड भी आता है ना, मल के साथ यहां पर ब्लड भी आता है। ब्लड और श्लेम, म्यूकस, बहुत चिपचिपी सी चीज भी आपके पॉटी के साथ इसमें आती है। ठीक है, ये डिसेंट्री की बात है। जब आपको डायरिया होता है तो आपका सिर्फ क्या होता है, मल निकलता है, वहां से खून नहीं निकलता। लेकिन डिसेंट्री में खून के थक्के भी निकल सकते हैं, श्लेम भी निकल सकता है। तो डायरिया और डिसेंट्री में ये अंतर है। ये अमीबा आपको क्या करता है, डिसेंट्री करता है। ठीक है, ये अमीबा आपको क्या करता है, डिसेंट्री की दिक्कत कर सकता है। ठीक, यहां पे क्लियर हो गया। तो ये भी क्या है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी सूक्ष्म जीव है। अब तक तो यही पता चल रहा है ना कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है भाई, ये हमारे लिए तो दुश्मन का ही काम कर रहे हैं। नहीं, इसके पहले क्या पढ़ा था, एल्गी पढ़ा था। इसके पहले क्या, बैक्टीरिया पढ़ा था, जीवाणु पढ़ा था। बैक्टीरिया कौन सी बीमारी करते हैं, टाइफॉइड सुना होगा आप लोगों ने, टाइफॉइड नाम की बीमारी सुनी होगी, जिसको आंत ज्वर भी कहते हैं। आंत ज्वर भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपके आंत को प्रभावित करता है, आपके इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है ना। ये सुना होगा आपने। निमोनिया सुना होगा, नहीं, तो ये सब कौन कर रहा है, ये बैक्टीरिया कर रहे हैं। तो कुछ जो है खतरनाक हैं और कुछ जो है आपके लिए अच्छे हैं। ठीक है, अब अच्छे क्या हैं भाई, अच्छे भी समझेंगे, धीरे धीरे अच्छे तक भी पहुंचेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया, एल्गी और क्या पढ़ा हमने, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, एल्गी को शैवाल कहते हैं, प्रोटोजोआ को हिंदी में भी प्रोटोजोआ के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, अब ये क्या दिख रहे हैं आपको, ये अलग अलग तरह के क्या हैं, फंगस हैं, यानी कि कवक हैं। फंगस हैं यानी कि कवक है। क्या आपने देखा है कि ब्रेड को अगर थोड़ी देर छोड़ दिया जाए, थोड़े दिनों तक, तो क्या होगा, वहां पर काला लग जाता है, काला सा कुछ अजीब सा दिखने लगता है हमें। क्या है वो, क्या है वो, फंगस है। और वो फंगस ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो फंगस ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। उसका नाम असल में राइजोपस होता है। उसको बोलते ब्रेड मोल्ड भी है क्योंकि वो ब्रेड को क्या करता है, खराब करता है। बट अच्छी बात ये है, दूसरी बात ये है कि इसको राइजोपस कहा जाता है। ठीक है, ये कौन सा फंगस है, पेनिसिलियम। क्या आपको पता है कि पेनिसिलियम से ही आपकी क्या है, पहली एंटीबायोटिक मिली थी। पहली जीवाणुरोधी आपको पेनिसिलियम फंगस से ही मिली थी। बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये फंगस क्या है भाई, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फंगस यानी कि कवक, ये क्या है, ये भी एक सूक्ष्म जीव है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये क्या दिख रहे हैं आपको, ये आपको बहुत अलग सी कोई चीज दिख रही होगी। चलिए जल्दी से बताइए, यस ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको कुछ तस्वीरें भी दिखानी है, तो डिटेल में बात करेंगे। अभी मुझे बताइए ये क्या आपको दिख रहा है, यस वायरस, बिल्कुल सही। ये क्या है भाई, ये वायरस है यानी कि विषाणु है।
अब वायरस की एक खास बात सुनिए, वायरस जो है ये बाकियों से अलग है ना। ये वायरस जो है ये बाकियों से अलग क्यों है? वायरस ऐसा है कि वायरस जब आपकी बॉडी में बाहर होता है, जब वायरस जब आपके शरीर से बाहर होता है तो ये नॉन लिविंग है, ये निर्जीव है। ठीक, जैसे ही वायरस आपके शरीर में आता है, जैसे ही वायरस आपके शरीर में आया, ये आपके सेल्स को क्या करता है भाई? आपके सेल्स को कैप्चर कर लेता है। जैसे आतंकवादी हाईजैक कर लेता है ना, ठीक उसी तरह से ये वायरस आपके आपके कहां गया? आपके बॉडी में आया, आपके सेल को इसने क्या किया? हाईजैक किया, और उसी में ये अपना प्रजनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, उसी में ये अपना प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। तो ये क्या है? वायरस ऐसे तो नॉन लिविंग है, निर्जीव है, लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर आता है, आपके शरीर को इस्तेमाल करके ये अपनी संख्या बढ़ाता है। ठीक है, तो ये नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही बॉडी में आता है आपके लिविंग की तरह काम कर रहा है। ठीक, वायरस को कहा जाता है सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी। ठीक है, वायरस को कहा जाता है सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, आगे चले हम लोग। ये है वायरस। तो वायरस अलग क्यों है बाकियों से? क्योंकि बाकी सब लिविंग हैं, पर ये लिविंग नहीं है। ये क्या है? ये लिविंग नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है, अच्छा, वायरस अलग अलग प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है, अलग अलग एनिमल को भी, और अलग अलग बैक्टीरिया को भी। वायरस क्या है? वायरस वो है जो प्लांट को भी क्या कर सकता है भाई? संक्रमित कर सकता है, एनिमल को भी और बैक्टीरिया को भी। ये किसकी तस्वीर है भाई? ये जो फोटो दिख रही है, ये फोटो है बैक्टीरियोफेज की। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये क्या है भाई? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज हम किसको कहते हैं? वो वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करे, वायरस विच अटैक्स द बैक्टीरिया। वायरस दैट अटैक्स, वैसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करे, वैसा वायरस जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु को अटैक करे, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका बैक्टीरियोफेज। ठीक, आगे चले। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करते जा रहे हैं। सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी वायरस। वायरस का वो गुण बताइए जिसके वजह से उसको नॉन लिविंग, निर्जीव कहा जाता है। क्योंकि वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर आता है तभी अंदर आके वो प्रजनन शुरू करता है। अगर वो लिविंग होता तो बाहर भी तो प्रजनन करता नहीं, वो आपके बॉडी के अंदर आके प्रजनन करता है। तो ये इसका क्या है? निर्जीव होने का पक्का प्रमाण है। बैक्टीरियोफेज किसको कहते हैं? वैसा वायरस जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु को क्या करे? इन्फेक्ट करे। ठीक, आगे चले, आ जाओ। ये क्या है भाई? वाइन, अल्कोहल एंड ब्रेड। वाइन, अल्कोहल और ब्रेड, तीनों चीजें। अब थोड़ा थोड़ा हम फायदे की तरफ बढ़ रहे हैं, नुकसान की तरफ बढ़ लिए। अच्छा, वायरस से होने वाली बीमारियों की अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, वायरस से होने वाली बीमारियों की अगर मैं बात करूं तो कौन सी बीमारी होगी? आपको आमतौर पे जो सर्दी खांसी होती है ना। अभी क्या है? कोविड चल रहा है, वो भी वायरस है। चिकन पॉक्स है, वो भी वायरस है। ठीक है, डेंगी अभी बहुत फैला हुआ है। डेंगी जो बीमारी है वो भी किससे होती है? वो भी वायरस से होती है। फैलाने वाला कौन सा है? मच्छर है, एडीज मच्छर। बट करने वाला कौन सा है? वो वायरस है। ठीक है, तो कुछ बीमारियां हैं जो वायरस के कारण होती हैं। अब आइए यहां पे, एक सेकेंड, यहां पे आइए। पहले हम बात करते हैं फायदे की। ठीक है, पहले हम बात करते हैं फायदे की। ये बहुत बढ़िया सी कर्ड यानी कि आपको दही दिख रही है। एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का तो ऐसे नुकसान पढ़ा हमने, बट बहुत बहुत अच्छा एक फायदा क्या है कि दूध से दही जमना, मिल्क से कर्ड बनना, या यूं कहें तो दूध से दही जमना। दूध से दही जमने का काम कौन करता है? एक बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया दूध से दही जमा देता है। तो हो गया ना बढ़िया काम, है ना। तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेन, तभी चैप्टर का नाम है फ्रेंड एंड फो, क्योंकि हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी। ये तो अच्छा काम कर रहा है ना। दही जो है आपके पेट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, राइट? क्यों? क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस होता है।
तो जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया आपके लिए हमेशा खराब हो, कुछ बैक्टीरिया आपके लिए अच्छे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया आपकी इंटेस्टाइन, आपकी आंत में रहते हैं। अगर वो नहीं होंगे ना तो आपको दिक्कत शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपकी इंटेस्टाइन, आंत के अंदर डाइजेशन, पाचन चल रहा है, जो भी गंदगी होती है वो बैक्टीरिया खा जाते हैं। तो कभी अगर आपके पेट के अंदर बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया की मृत्यु हो गई ना तो भी आपको दिक्कत होती है पेट की, ठीक है। तो आपके पेट, आपकी इंटेस्टाइन, इन सब जगह गुड के साथ बैड के साथ गुड बैक्टीरिया भी है, इसलिए सब बैक्टीरिया बैड नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया गुड भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ठीक है। लैक्टोबैसिलस अच्छा बैक्टीरिया माना जाता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि पेट की दिक्कत है तो आप दही खाइए, क्यों? क्योंकि आप गुड बैक्टीरिया ले रहे हैं। आपने अक्सर ये शब्द सुना होगा प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक क्यों खाया जाता है? ताकि पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो गुड बैक्टीरिया हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, वो सब क्या रहे, वो सही सलामत रहे। यस, एड्स जो होता है वायरस से होता है। चलिए आइए यहाँ पे अब इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। ब्रेड, वाइन एंड अल्कोहल, ये सब किससे बन रहा है? ये सब बन रहा है ईस्ट से। किससे बन रहा है? ईस्ट से। ईस्ट को हिंदी में कहते हैं खमीर। ईस्ट है क्या? ईस्ट फंगस होता है। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट होता है यूनिसेल्युलर फंगस, एक कोशिकीय कवक। तो ईस्ट क्या है भाई? यूनिसेल्युलर फंगस, एक कोशिकीय कवक होता है, और ये मदद करता है शराब बनने में, ब्रेड बनने में, है ना। आप सब ने भटूरे खाए होंगे बढ़िया से, ठीक है। तो देखते हो भटूरे वगैरह जो होता है उसमें आप उसको मैदे को थोड़ी देर फूलने देते हो, उसके बाद वो क्या होता है, वो अच्छे से फूल जाता है और बढ़िया सा भटूरा बनता है उसका, है ना। क्यों होता है? इसी ईस्ट के वजह से। इसी ईस्ट के वजह से जो क्या करता है, जो फर्मेंटेशन करता है। यस, कौन सा वर्ड है? द वर्ड इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, जिसको हिंदी में किण्वन कहा जाता है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या है? फर्मेंटेशन का मतलब क्या है ना। फर्मेंटेशन का यस, इडली डोसा में भी फर्मेंटेशन का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। फर्मेंटेशन सबसे पहले इसकी खोज करने वाले कौन थे भाई? पास्चर। सबसे पहले इन्होंने ही देखा था इसके बारे, ठीक है, इन्होंने ही देखा था। अब देखो, फर्मेंटेशन का प्रयोग शराब बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, शराब बनाने के लिए भी किया जाता है। शुगर, शुगर जो होता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, जो शुगर है, शुगर और ईस्ट, ठीक है, शुगर और ईस्ट जो हैं दोनों का क्या होता है? दोनों का फर्मेंटेशन होता है। कहने का ये मतलब है कि शुगर और ईस्ट मिलकर जब अल्कोहल बना दें, शुगर और ईस्ट मिलकर, यानी शुगर और खमीर मिलकर जब अल्कोहल बना दे, तो वो प्रक्रिया फर्मेंटेशन कही जाती है, ठीक है, वो प्रक्रिया फर्मेंटेशन कही जाती है, ठीक है। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे शुगर है। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर को किस में बदल देना? शुगर को अल्कोहल में बदल देना। इस शुगर को किस में बदल देना? अल्कोहल में बदल देना। ये क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है ये? इन वैज्ञानिक का नाम है भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पहली एंटीबायोटिक खोज दी थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? पहली एंटीबायोटिक, पहली जीवाणुरोधी, फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक, जो पहला जीवाणुरोधी है, जो पहला जीवाणुरोधी है। एक सेकेंड, स्पेलिंग थोड़ा सा सही करूंगी हिंदी वाली, एक सेकेंड। पहला जीवाणुरोधी जो है इन्होंने ही खोजा था, और पहले जीवाणुरोधी का नाम क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किसमें खोजा था? पहला जीवाणुरोधी कहलाता था
पेनिसिलिन, है ना, फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज नेम्ड एज पेनिसिलिन। खोजने वाले कौन थे? खोजने वाले थे फ्लेमिंग। किसमें खोजा था? एक फंगस से खोजा था, एक कवक से खोजा था, जिसका नाम क्या था? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो जो पहली एंटीबायोटिक थी, पहली जीवाणुरोधी का नाम पेनिसिलिन था। खोजने वाले कौन थे? फ्लेमिंग थे। किससे खोजा था? एक कवक, एक फंगस से खोजा था, जिसका नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये फंगस का नाम था, ये उस कवक का नाम था जिससे खोजा गया था। तीनों क्वेश्चंस आपको अब पूछे जाते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, खोजने वाले फ्लेमिंग, किसमें खोजा गया था? पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये नाम है। ठीक है, चलो आगे चलिए, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या है भाई? एडवर्ड जेनर। वैक्सीनेशन पे आ जाओ। अब किस पे आ जाओ? वैक्सीन यानी टीका। सबसे पहली वैक्सीन कौन सी थी और किसने खोजी? ठीक है, सबसे पहली वैक्सीन खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन खोजी थी और ये किसके अगेंस्ट थी? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के लिए। स्मॉल पॉक्स यानी यूं कहें तो हिंदी में चेचक के लिए। तो सबसे पहली वैक्सीन किस बीमारी के अगेंस्ट खोजी गई थी? किस बीमारी के लिए खोजी गई थी? तो किसके लिए खोजी गई थी भाई? स्मॉल पॉक्स के लिए, जिसको चेचक भी कहते हैं। किसने खोजी थी? एडवर्ड जेनर ने। ये खोज क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि पूरा वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल, ठीक है, पूरा टीकाकरण का सिद्धांत इस खोज पर आधारित था। बहुत ही क्रांतिकारी खोज थी उस समय की। पूरा वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल था वो इस पर आधारित था। क्या होता है वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल? थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं उसके बारे में। ठीक है, बहुत तरह के प्रिंसिपल होते हैं, बट जो मुख्य वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल है, जो मुख्य सिद्धांत क्या अपनाया जाता है टीका, किसी भी बीमारी के लिए टीका बनाने के लिए, उसके बारे में सुनिए। देखिए, एक शब्द होता है, आपको दो शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। पहला शब्द है एंटीजन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रतिजन, और दूसरा शब्द है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिरक्षी। ठीक है, ये बिल्कुल आतंकवादी और हमारी इंडियन आर्मी की तरह है। ठीक है, जैसे ही आतंकवादी अटैक करते हैं, जैसे ही आतंकवादी अटैक करते हैं तो हमारी इंडियन आर्मी बचाव के लिए काउंटर अटैक करती है ना। तो एंटीजन क्या है, प्रतिजन क्या है? जो बाहर से अटैक करते हैं। वायरस एंटीजन हो गया, बैक्टीरिया एंटीजन हो गया। ठीक है, तो जो भी बाहर से अटैक कर रहा है वो क्या है? एंटीजन यानी कि प्रतिजन। उससे लड़ने के लिए आपका शरीर क्या बना रहा है? आपका शरीर बना रहा है एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी। ठीक है, एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी। ठीक है, अब होता क्या था कि जब भी आपके शरीर में कोई एंटीजन आएगा, ये आपके शरीर का नेचुरल रिएक्शन है। शरीर अपने आप को बचाने के लिए एंटीबॉडी यानी प्रतिजन बनाएगी ही बनाएगी। तो इसी सिद्धांत को इन्होंने यूज किया टीकाकरण पे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि चलो किसी भी प्रतिजन को मैं अधमरे रूप में, किसी भी प्रतिजन को अगर मैं अधमरे रूप में डाल दूं आपके शरीर के अंदर, तो उस प्रतिजन में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो आप में बीमारी करेगा, क्योंकि वो अधमरा है ना। तो उन्होंने क्या किया था कि किसी एंटीजन को, किसी प्रतिजन को अधमरे रूप में, हाफ डेड अधमरे रूप में डाल दिया पेशेंट की बॉडी में। अब उस प्रतिजन में इतनी शक्ति नहीं थी, क्योंकि वो अधमरा था, कि बीमारी कर सके। लेकिन जैसे ही वो शरीर के अंदर गया, शरीर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, और शरीर उस एंटीजन, उस प्रतिजन के विरुद्ध एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी बनाने लगी। ठीक है, तो जैसे ही ये एंटीजन अंदर गया, बॉडी क्या हुई? बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगी। भले ही एंटीजन हाफ डेड है, अच्छी बात है ना, हाफ डेड है। अगर वो हाफ डेड है, अधमरा है, तो क्या हो गया? अगर वो अधमरा है तो उसमें इतनी
शक्ति ही नहीं है कि वो आप में बीमारी पैदा करे, लेकिन हाँ इतनी शक्ति है भाई कि वो आपके इम्यून सिस्टम को जगा देगा, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को जगा देगा और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी बनाने लगेगी उस इन्फेक्शन से क्या करने के लिए, लड़ने के लिए। ठीक है, बस यही मेन सिद्धांत था वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का। आगे चल के फिर बहुत सारी बीमारियों के लिए जो क्या है, टीके बने, वैक्सीन्स बनी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई है? जल्दी जल्दी आइए, फटाफट से बताइए, क्लियर हैं सारी चीजें? आगे चलूं मैं? यस यस, ओके, गुड, ग्रेट। लाइक्स आती रहनी चाहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके, चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाओ। एक और बहुत बढ़िया क्या है एडवांटेज है बैक्टीरिया का, नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद है आपको बताया था कि आपके एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन है ना? आपके एटमॉस्फेयर में कितना है? 78% नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद है, पर ये नाइट्रोजन प्लांट्स नहीं यूज कर पाते। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया इसी नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देती है। कुछ क्या करते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि आपको मैंने नाम बताया था राइजोबियम, याद है? राइजोबियम नाम बताया था। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, और क्या होता है उससे प्लांट्स जो हैं उस नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उससे प्लांट्स जो है उन नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं। यही कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इम्यून सिस्टम की स्टडी इम्यूनोलॉजी कहलाती है, एके मूवी ब्लॉग। ठीक है, इम्यून सिस्टम की स्टडी इम्यूनोलॉजी कहलाती है। ठीक है, सो ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये करते कौन है? एक तो राइजोबियम बताया था आपको, है ना? ओके, चलिए आगे चले। राइजोबियम हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। साइनोबैक्टीरिया ये वो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गए? ये भी गुड बैक्टीरिया हो गए, है ना? ये भी गुड बैक्टीरिया हो गए। अमन, ऐसा नहीं होगा कि आपकी बॉडी, अमन खान की, ऐसा नहीं होगा कि आपकी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो, जो चीज हो ही नहीं सकती उसके पीछे क्यों दिमाग खराब करना। आ जाइए, ये एक टेबल है जो आपकी किताबों में दिया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपको बीमारियों का नाम दिया है, बीमारियों के नाम के साथ आपको क्या दिया हुआ है? उनका रोगजनक यानी उनका पैथोजन, वो बीमारी फैलती कैसी है और आप बच कैसे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बीमारी है टीबी। टीबी पता है ना? टीबी, जब आपको बहुत ज्यादा खांसी होती है और खांसी से खून आता है, बहुत वेट लॉस हो जाता है, पसीना आता है रात में, इस बीमारी को कहा जाता है टीबी। ठीक है, टीबी यानी कि क्षय रोग। किसके वजह से होता है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु के वजह से। फैलता कैसे है? अगर आप क्या है, अगर आप खांसते हैं, छींकते हैं, ओके, आपको टीबी है, अगर आपने मेरे सामने छींका, खांसा या बोला और आप मेरे बहुत नजदीक हैं, तो आपके मुंह से, नाक से जो भी बूंदें निकलेंगी वो क्या होंगी? वो मैं इनहेल कर लूंगी और हो सकता है कि मुझे भी टीबी हो जाए। तो हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से ये बीमारी फैलती है। दूसरी बीमारी पे आइए, खसरा यानी मीजल्स, जो कि एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। किसके कारण? वायरस के कारण होने वाली। इसमें क्या होता है? शरीर में दाने वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा चिकन पॉक्स, इसमें भी दाने आते हैं, खुजली होती है, ये भी वायरस के वजह से होता है। चौथा है पोलियो, है ना? पोलियो, जहां पे आपके नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पर असर पड़ता है। ये पोलियो जो बीमारी है, ये तीनों की तीनों वायरस के वजह से होती है, और ये तीनों की तीनों वाटर से फैलती है, संपर्क से फैलती है, हवा से फैलती है। ठीक है, हर तरीके से ये बीमारी फैलती है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे पांचवे पे, हैजा, जिसको इंग्लिश में हम कॉलेरा कहते हैं, और छठा है टाइफाइड। तो कॉलेरा और टाइफाइड दोनों ये बीमारियां गंदे पानी और गंदे खाने से फैलती हैं,
और होती किसके वजह से है? बैक्टीरिया के वजह से होती है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु के वजह से होती है। इसीलिए साफ सफाई का क्या करना चाहिए? खास ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। चलिए ओके, आगे चले। यहां पे देखिए, फिर है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, जो भी हेपेटाइटिस फैलेगा वो वायरस के वजह से होता है। जो भी बीमारी होगी वो किस वजह से होगी? वायरस के वजह से होगी। गंदे जल से भी फैल सकती है, यौन संक्रमण से भी बीमारी हेपेटाइटिस बी फैल सकती है। ठीक है, उसके बाद मलेरिया आपको मैं बता चुकी हूं, प्रोटोजोआ वो करता है, और फैलाता कौन है? फैलाता है मच्छर। फैलाने का काम किसका है? मच्छर का है। तो ये पैथोजेंस, ये जितने भी रोगजनक हैं, ये बीमारियां करते हैं। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ह्यूमंस में बीमारी करेंगे, बल्कि ये प्लांट्स में भी बीमारी कर सकते हैं, पौधों में भी बीमारी कर सकते हैं। जैसे कि एक बीमारी होती है जो बैक्टीरिया के कारण होती है, उसका नाम है सिट्रस कैंकर। उसका नाम क्या है? सिट्रस कैंकर। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे क्या होता है? पकने से पहले ही फल जमीन पर टूटकर गिर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट एनिमल्स में ही बीमारी हो रही है, जंतुओं में भी हो रही है, पौधों में भी जरूर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, रस्ट ऑफ व्हीट। ये एक फंगस यानी कि एक कवक के कारण है। ठीक है, तीसरी बीमारी है भिंडी की बीमारी। भिंडी जो हो क्या है? पीली हो गई है। ठीक है, येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। तो भिंडी क्या हो गई है भाई? पीली हो गई। तो यहां पे एक बीमारी बैक्टीरिया से यानी कि जीवाणु से, एक बीमारी फंगस से यानी कि कवक से, और तीसरी बीमारी किससे? वायरस से यानी कि विषाणु से। तो अलग अलग तरह से अलग अलग बीमारियां भी फैल सकती हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आप सब पढ़ते आए हैं। ये वही चीज हिंदी में है। पीडीएफ जो आपको मिलेगी उसमें हिंदी भी लिखी होगी। आगे चलिए, अब आइए किस पे? कैरियर पर, कि बीमारी जो होती है वो फैलती कैसे। दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं। पहला वर्ड है पैथोजेन। पैथोजेन का मतलब है रोगजनक। पैथोजेन का मतलब क्या है? रोगजनक। जो बीमारी का कारण है, जिसके वजह से बीमारी हो रही है, जो बीमारी का कारण है वो है एक पैथोजेन। जैसे मलेरिया प्रोटोजोआ के वजह से हो रहा था। ठीक है, दूसरी चीज आप पढ़ेंगे वेक्टर। इंग्लिश में उसको वेक्टर कहते हैं या उसको कैरियर भी कहते हैं, और हिंदी में उसको कहा जाता है रोग वाहक। रोग वाहक यानी कि वो बीमारी फैल कैसे रही है। ठीक है, वो बीमारी जो है वो फैल कैसे रही। ठीक, तो आपको मैंने बता दिया कि मलेरिया जो है, मलेरिया होगा किसके वजह से? मलेरिया होगा प्लाज्मोडियम के वजह से। मलेरिया फैलाएगा कौन? फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। मादा एनोफिलीज मच्छर जो हैं ये मलेरिया फैलाएंगे, यानी कि ये क्या होंगे? ये वेक्टर होंगे, ये रोग वाहक होंगे। रोग जनक कौन होगा? जनक होगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, जनक क्या होगा? प्लाज्मोडियम। अब आ जाइए एडीज मच्छर पे। ठीक है, अब किस पे आएंगे? एडीज मच्छर पे। मैंने आपको बताया डेंगी जो है, डेंगी करने वाला कौन है? डेंगी करने वाला एक वायरस है यानी विषाणु है। ठीक है, डेंगी करने वाला जो है वो एक वायरस है यानी विषाणु है। डेंगी फैलाता कौन है? डेंगी फैलाता है ये मच्छर, एडीज मच्छर। आप इसको बहुत आराम से पहचान सकते हैं। घरों में भी अगर ये मच्छर हो ना, बहुत आराम से आप इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो रोग जनक कौन हो गया? पैथोजन कौन हो गया? वायरस। रोग वाहक कौन हो गया? एडीज। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों वेक्टर हैं, और ये दोनों क्या हैं भाई? ये दोनों पैथोजन हैं। ये दोनों क्या है? पैथोजन है, यानी कि रोग जनक है। ठीक है, तो एक बीमारी का कारण है, दूसरा उसके फैलने का कारण है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आता है प्रिजर्वेटिव, यानी कि खाने को खराब होने से कैसे बचाया जाए। किसी चीज को प्रिजर्व करना, इंग्लिश वर्ड है प्रिजर्व। किसी चीज को प्रिजर्व करना यानी उस चीज की रक्षा करना। तो प्रिजर्वेटिव को हिंदी में कहते हैं परिरक्षक,
यानी कि आप चीजों को बचा के रख सकते हो। आपने अक्सर देखा होगा कि अचार कभी खराब नहीं होता है ना। अगर आम ले आओ घर में, बहुत दिन उसको नहीं खाओ तो आम खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसी आम का अचार बना दें तो वो अचार भाई सालों साल चलता है, खराब नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि अचार में क्या पड़ता है? तेल पड़ता है ना, ऑयल पड़ता है, उसके अलावा नमक पड़ता है, मसाले पड़ते हैं। ये सब कहीं ना कहीं क्या करते हैं? एक प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, है ना, यानी खाने को खराब होने से बचाने का काम करते हैं। ठीक, तो कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं जैसे कि नमक, कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं, नमक हो गया, तेल हो गया, विनेगर हो गया। ठीक है, कुछ क्या हो सकते हैं? कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं। ठीक है, कुछ आपके केमिकल प्रिजर्वेटिव, और केमिकल में आता है क्या? सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। प्लीज इसको अंडरलाइन करेंगे और स्टार मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको सीधे पूछ देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव? इनमें से कौन सा है जो परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, ओके। सो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ये दोनों केमिकल्स आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा भाई देखते हैं और क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। नमक, मछलियों को, मटन को, किसी भी मीट को क्या रखने के लिए? बिल्कुल ताज़ा रखने के लिए नमक का प्रयोग किया जा सकता है। कच्चे आम, मैंने आपको बताया कि मसाले वगैरह, अचार में नमक बहुत अच्छी मात्रा में डाला जाता है। ठीक है, इमली हो गया, आंवला हो गया, आंवला का भी अचार देखते हैं बहुत बार। ऐसा नहीं है कि हर ठंड में बनता है, आंवला नॉर्मली ठंड में मिलता है, बट वो आंवले का अचार जो है आप 1 से 2 ठंडा पर आराम से खा सकते हैं उसको, है ना। क्यों? क्योंकि नमक पड़ता है उसमें, तेल पड़ता है। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव यानी परिरक्षक का काम करते हैं। ठीक है, और क्या प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं? आपको पता है आपके जैम में, जैम जो आप खाते हैं ब्रेड में लगा के, उसमें शुगर डाला जाता है ना, उसमें शुगर डाला जाता है। शुगर की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती, शुगर के वजह से बैक्टीरिया नहीं उग पाते, वो क्या है? प्रिजर्वेटिव है। ये विनेगर हो गया, अचार वगैरह में डालते हैं हम लोग, ऑयल डालते हैं, विनेगर डालते हैं, ये सब कुछ क्या करते हैं? बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होने देते। शुगर डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं किसका काम करते हैं? प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। ठीक है, ये सब जो है आपके प्रिजर्वेटिव का काम कर रहे हैं। ये शब्द सुना होगा आप लोगों ने शायद, पैस्चराइजेशन की, पैस्चराइज दूध, ऐसा दूध का पैकेट सबने देखा होगा, है ना। और इसकी भी खोज लुई पैस्चर ने की थी, तो उन्हीं के नाम पे ये पड़ा पैस्चराइजेशन। ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये क्या पड़ा? पैस्चराइजेशन। तो इसमें क्या करते हैं? 70 डिग्री सेल्सियस तक दूध को गर्म करते हैं। ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस तक कितने सेकंड्स के लिए? 15 से 30 सेकंड के लिए। 15 से 30 सेकंड के लिए क्या करते हैं? दूध को गर्म करते हैं और अचानक से ठंडा कर देते हैं। तो ये कैसा दूध हो गया? पैस्चराइज्ड मिल्क, है ना, पैस्चराइज्ड मिल्क हो गया। और इस दूध को आप बिना उबाले भी पी सकते हैं, बाजार से लेके आए पैकेट ऐसे भी पी सकते हैं। ठीक है, बट आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में मम्मियां दूध उबाल के उनको रखती हैं, है ना, क्योंकि उबालने से भी और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? वो मर जाते हैं। कई बार हम चीजों को बचाने के लिए फ्रिज के अंदर रखते हैं, है ना, फ्रिज के अंदर भी रखते हैं हम चीजों को बचाने के लिए। फ्रिज में रखने से वो चीज कम खराब होती है। क्यों? क्योंकि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम होता है। फ्रिज के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर, जो तापमान होता है वो कम होता है, और उसके वजह से क्या होगा? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीवाणु हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, उनकी वृद्धि नहीं होगी। तो सब कुछ के पीछे लॉजिक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत जो है बहुत हाई टेम्परेचर, है ना, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रखे जाते हैं, ज्यादा तापमान में गर्म किए जाते हैं। कुछ को क्या होता है? कुछ लो टेम्परेचर में होते हैं। ठीक है, ओके। तो 70 डिग्री सेल्सियस कितने? 15 से 15 to 30 सेकेंड्स के लिए इनको गर्म किया जाता है और अचानक से क्या किया जाता है? ठंडा कर दिया जाता है। ठीक, चलो, लुई पैस्चर ने इसकी खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पे पड़ा ये पैस्चराइजेशन। ठीक है, ओके। चलो भाई आगे चलो, देखो ये लास्ट ये है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आपको बता रहा है। अब इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल और इजी है।
ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोजन साइकिल के बारे आपको बताया जा रहा है। साइकिल का मतलब क्या, कि जो जहां से शुरू वहीं पर खत्म। ठीक है, जो जहां से शुरू वहीं पर खत्म। ये क्या है, ये है ये कोई भी तरह की साइकिल, कार्बन साइकिल हो सकती है, नाइट्रोजन साइकिल हो सकती है, फास्फोरस साइकिल हो सकती है। तो साइकिल का मतलब क्या है, कि जहां से शुरू वहीं पर खत्म। ठीक है, तो अब यहां पर आपकी जो किताब में इस चैप्टर में एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में दिया हुआ है। तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, कि आपके वायुमंडल में कितना नाइट्रोजन है, 78%। 78% नाइट्रोजन है आपके वायुमंडल में। ठीक है, क्या होता है कि आपको मैंने बता दिया कि क्या ये नाइट्रोजन प्लांट्स यूज कर सकते हैं, जी नहीं। क्या ये नाइट्रोजन प्लांट्स यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो नाइट्रोजन क्या करते हैं, बैक्टीरिया कुछ जीवाणु इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, ताकि प्लांट्स जो पौधे हैं उसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो वही बात लिखी हुई है कि जो आपके वायुमंडल का नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, और वो कन्वर्ट करके नाइट्रोजन कंपाउंड आपके सॉइल में आ जाते हैं, मिट्टी में आ जाते हैं। वही फिर आपके प्लांट्स लेते हैं, है ना, वही नाइट्रोजन, क्योंकि प्लांट्स भी आपके सॉइल में होते हैं, तो वही नाइट्रोजन फिर प्लांट्स के द्वारा दिया जाता है। फिर प्लांट्स को हम लोग खाते हैं, साग सब्जी तो खाते हो ना, सब सॉइल में ही, मिट्टी में ही तो उगते हैं। तो फिर एनिमल्स ने खाया, और क्या हुआ, जब एनिमल्स ने खाया तो उसके बाद हमारे एक्सक्रीशन में, आपको पता है जब हम उत्सर्जन करते हैं तो हमारे मूत्र में, जो यूरिन में क्या निकलता है, यूरिया निकलता है ना, यूरिया निकलता है। और यूरिया क्या है, यूरिया एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास नाइट्रोजन है, जिसके पास क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, फिर कहीं ना कहीं वो सॉइल में ही वापस चला गया। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे एक साइकिल हुआ कि आपने बाहर से क्या लिया, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिया, प्लांट्स ने यूज किया, प्लांट से वो एनिमल्स में आया, एनिमल्स ने खाया उसको और एक्सक्रीट किया नाइट्रोजन, अपनी बॉडी से उत्सर्जित किया, और उत्सर्जित करने के बाद वो वापस से कहाँ पहुंच गया, वापस से मिट्टी में ही पहुंच गया। तो एक तरह की साइकिल तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी साइकिल देखो, बिजली चमकने से भी, लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 है, तो चलिए यहाँ पे इसको A लिख देती हूँ। ठीक है, तो लाइटनिंग से भी क्या हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जा सकती है। सिर्फ जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करें, लाइटनिंग से भी, बिजली से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद वही नाइट्रोजन आपके सॉइल में आएगा, सॉइल से आपके प्लांट्स में गया, प्लांट्स के अलावा यहाँ पे B लिख दिया जाए इसको, इसके अलावा और क्या करेंगे, वही बैक्टीरिया आपके वातावरण में वापस से नाइट्रोजन को छोड़ देंगे। तो इस तरह से यूं कहें तो ये पूरा चक्र, ये पूरा साइकिल जो है, ये पूरा साइकिल चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, किसी भी न्यूट्रिएंट का जो साइकिल है वो इसी तरह से होता है, किसी भी पोषक तत्व का जो चक्र है ना वो इसी तरह से होता है। ठीक है, आप फास्फोरस का देखेंगे, आपको पता है फास्फोरस कैसे आपको मिलता है, तो जो चट्टान होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, वो जब फटते हैं तो कहीं ना कहीं उससे ही क्या मिलती है, मिट्टी मिलती है, और मिट्टी से ही हमें फास्फोरस भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वो भी ऐसे ही घूमता है। कार्बन साइकिल की अगर आप बात करेंगे, है ना, अगर आप अपने कार्बन साइकिल की बात करेंगे तो आपको पता है कैसे आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो वही प्लांट्स यूज करते हैं, है ना, वही प्लांट्स यूज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में, और प्लांट्स ने जो ऑक्सीजन छोड़ा फोटोसिंथेसिस से उसको आप इनहेल करते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो आपके एटमॉस्फेयर में क्या हो रहे हैं, ऐसे साइकिल होते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे इनका क्या होते चला जा रहा है, साइकिल होता चला जा रहा है, जिसको कहा जाता है बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, यूपीपीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है कि बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है, क्या है, इसी का नाम है भाई न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का दूसरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का दूसरा नाम क्या है, बायो जियो केमिकल
साइकिल। बायो मीन्स लाइफ यानी जो चीज लिविंग है, जियो मीन्स अर्थ धरती, केमिकल मीन्स कोई भी रासायनिक चीज। तो तीनों चीजें यहाँ पर मिल रही हैं, तीनों एक साइकिल फॉर्म में चल रही हैं, तो वो क्या है, बायो जियो केमिकल साइक्लिंग। ठीक है, तो बायो जियो केमिकल साइक्लिंग को ही क्या कहा जाता है, इसी को न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के नाम से जाना जाता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये मैंने आपको एक बताया नाइट्रोजन साइकिल, वैसा ही कार्बन साइकिल भी होता है, फॉस्फोरस साइकिल भी होता है, सल्फर साइकिल भी होता है। तो कहीं ना कहीं जो भी पोषक तत्व हैं वो इसी तरह से क्या हो रहे हैं भाई, साइकिल के रूप में चलते चले आ रहे हैं। ठीक, चलिए, तो यहां पर एक बहुत ही इजी सा चैप्टर हमारा फिनिश होता है जिसका नाम क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो अब आज की क्लास को एंड करते हैं, कल हम लोग मिलेंगे और 8th स्टैंडर्ड की आगे की एनसीईआरटी कंटिन्यू करेंगे। अब आई थिंक आपका कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो चैप्टर है जो बायो का है ना, वो चैप्टर है जो आपकी बायोलॉजी का है। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।